ऑल राइट, तो अब हम लोग आ गए हैं एक्सरसाइज 10.2 में। वेक्टर अलजेब्रा चैप्टर हम लोग कंप्लीट करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। तो देखिए एक्सरसाइज 10.2 को कैसे सॉल्व किया जाए, इसी में आपको टॉपिक का कॉन्सेप्ट भी समझाया जाएगा और साथ ही साथ क्वेश्चन को भी सॉल्व कराते चलेंगे हम लोग। देखिए तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, अगर आप लोग को किसी भी तरह का डाउट हो, कोई दिक्कत हो, तो आप बेशक कमेंट सेक्शन में इसे सुझाव दे सकते हैं कि सर आपको वीडियो में ये प्रॉब्लम है, आपको बोर्ड पे बनाना चाहिए, या जो भी आपको जो भी सुझाव लगे आप ज़रूर बता सकते हैं। चलिए यहाँ पे देखिए क्या है, मैं थोड़ा सा जूम इन कर देता हूँ। कह रहा है कंप्यूट द मैग्नीट्यूड ऑफ द फॉलोइंग वेक्टर्स, यानी यहाँ पे वेक्टर है, देखिए ए वेक्टर है, बी वेक्टर है, सी वेक्टर है। अब इसका मैग्नीट्यूड निकालना है। तो समझिए यहाँ पे ऐसे समझिए, पहले मान लीजिए हमारा एक्स एक्सिस है, हमारा एक्स एक्सिस है, और थोड़ा सा हम आपको टिल्टेड करके दिखाएंगे। ये हमारा 90 डिग्री बन रहा है, ये हमारा वाई एक्सिस है, और जेड एक्सिस को हम लोग ऐसे दिखाते हैं। ठीक है, तीनों जो हमारा एक्सिस है वो म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो इन एक्सिस के कारण यहाँ पे मान लीजिए अगर हम कोई वेक्टर दिखाएंगे, ये तो 3D है, इसको 2D में दिखाने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। आप अगर इसको एज्यूम करना चाहें तो एक आप जिस रूम में बैठे हैं उस रूम का एक कोना पकड़ लें और उस कोने पे एज्यूम करें कि उसके जो लंबाई है, उस रूम की जो लंबाई है वो एक्स एक्सिस है, और उस रूम की जो चौड़ाई है वो वाई एक्सिस है, और उस रूम की जो ऊंचाई है ऊपर की तरफ जो जा रही है वो आपका जेड एक्सिस है। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि तीनों एक्सिस एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं, यानी 90 डिग्री बना रहे हैं। अब मान लीजिए कि इस रूम में कोई मधुमक्खी उड़ रही है या मक्खी उड़ रही है, तो वो किसी पॉइंट पे उड़ रही है। उस पॉइंट को अगर हम दिखाना चाहें उस ओरिजिन से कि वो कितनी दूर पे है, तो हम कैसे पहुंचेंगे? हमें कुछ दिशा में एक्स में चलना होगा, मतलब कुछ दूरी एक्स डायरेक्शन में तय करनी होगी, फिर कुछ दूरी हमें वाई डायरेक्शन में तय करनी होगी, और अल्टीमेटली मुझे उस 3 डायमेंशनल स्पेस में जाना है, तो कुछ दूरी मुझे जेड में करनी होगी। अगर हम इतना चलेंगे तो हम उस मक्खी तक पहुंच जाएंगे। देखिए इसको हम 2D में तो नहीं दिखा सकते हैं। अब हमें कुछ वैसा, अगर कुछ कंप्यूटर में वैसा कुछ किया जा सके इमेज शो करके, तो मैं इसमें ज़रूर आपको मदद करूँगा। देखिए माइक मेरा छूट गया है, लेकिन मैं लगा लेता हूँ। तो अब माइक लग गया है, शायद आपको आवाज़ और क्लियर आ रही होगी। तो अब बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। आपको मैं बता दूं कि अगर मान लीजिए ए वेक्टर होता है x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप, तो आप बोलेंगे कि सर इसका मतलब पहले बताइए कि ये है क्या चीज़। ये कह रहा है कि एक्स एक्सिस की जो डायरेक्शन है उसको डायरेक्शन को दिखाने के लिए हम लोग आई कैप दिखाते हैं। डायरेक्शन में क्या होता है? आई कैप। अब बोलेंगे कि सर जब एक्स एक्सिस आप बता ही रहे हैं तो इसमें अलग से आई बताने की क्या जरूरत है? आई इसलिए बताया जा रहा है कि एक्स डायरेक्शन में तो कितना भी यूनिट हो सकता है, लेकिन आई कैप का यूनिट हमेशा 1 होगा, यानी आई कैप इज अ यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस। तो सिमिलरली वाई कैप की डायरेक्शन में होता है जे कैप, और सिमिलरली जेड कैप के डायरेक्शन में होता है के कैप। यानी आई जे के कैप जो है वो डायरेक्शन को शो करता है कि वो किस दिशा में हम जा रहे हैं। और x1 y1 z1 क्या दिखाता है? बोल रहा है कि x1 में अगर आप 2 किलोमीटर चले, यानी आप यहाँ पे चले, x1 में 2 किलोमीटर चले, फिर कह रहा है कि आप y में भी 2 किलोमीटर चले, तो y में 2 ऐसे जाएंगे क्योंकि y की डायरेक्शन में जाएंगे, ये y है ना, तो y की डायरेक्शन में आप 2 गए। फिर कह रहा है कि आप z की डायरेक्शन, तो z क्या है? ऊपर डायरेक्शन में जाएंगे, ये वाला ऊपर, तो ऊपर जाएंगे तो z के डायरेक्शन में पैरेलल जाएंगे। यानी कि आपने यहाँ चला, यहाँ से ये 90 डिग्री, फिर यहाँ पे मुड़े, फिर यहाँ पे आप 90 डिग्री मुड़े, तो आप अल्टीमेटली इस ओरिजिन से इस पॉइंट पे पहुँच गए। ये 3 डायमेंशन स्पेस है, इस पॉइंट पे पहुँचे। तो ये जो पॉइंट होगा वो 2i कैप कॉमा 2j कैप, सॉरी प्लस में दे दें, प्लस 2k कैप, ये इस O से इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है। यानी आप यहाँ से यहाँ तक जाने में x में 2 कदम चलेंगे, y में भी 2 कदम चलेंगे, और z में 2 कदम चलेंगे। यानी आपको समझ में आया कि वेक्टर क्या है। ये दे रहा है मैग्नीट्यूड और ये दे रहा है डायरेक्शन। अब कह रहा है कि आप इसका मैग्नीट्यूड निकालिए। तो मैग्नीट्यूड निकालने का फॉर्मूला होता है, हम लोग ऐसे लिख देते हैं, मैग्नीट्यूड को दिखाने के लिए मॉड दिखाते हैं, और उसमें आपको फॉर्मूला होता है मॉड ऑफ ए वेक्टर इज इक्वल टू अंडर रूट
x1 का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर प्लस z1 का स्क्वायर। अब आप बोलेंगे कि सर ये आया कैसे, ये आया कैसे? तो आपको मैं शॉर्टकट में बता दूं ताकि हमारा बहुत लंबा ना जाए वीडियो। ये पाइथागोरस थ्योरम से आएगा, पाइथागोरस थ्योरम से आएगा। और यहाँ पे दो राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा, एक राइट एंगल ट्रायंगल ये बनेगा, तो इस परपेंडिकुलर और बेस से आप ये हाइपोटेन्यूज निकालेंगे, और ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा तो ये परपेंडिकुलर और बेस से आप ये निकालेंगे। तो अल्टीमेटली ये जो वैल्यू आएगा वो अंडर रूट x1 का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर प्लस z1 स्क्वायर। अगर इसका आपको डिटेल वीडियो चाहिए तो मैं अलग से बना दूंगा, नहीं तो ये फिर एक्सरसाइज हमारा ख़त्म नहीं होगा। तो इस वीडियो को हम ख़त्म करने से पहले चलिए अब इसका मैग्नीट्यूड निकालना है। तो डायरेक्ट हमको कुछ नहीं करना है, ये फॉर्मूला आप याद रखिए और आपका काम हो जाएगा। तो पहला क्वेश्चन का क्या है, ए वेक्टर बता रहा है आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, 1 1 1 है तीनों में, तो ए का मैग्नीट्यूड जो होगा वो होगा अंडर रूट 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। क्यों 1 पर 1 किया मैंने, क्योंकि देखिए आई कैप की डायरेक्शन क्या है, मैग्नीट्यूड इसका 1 है, कुछ नहीं है तो 1 है, और y में भी कुछ नहीं है तो 1 है, और z में भी कुछ नहीं है तो 1 है, यानी x1 y1 और z1 तीनों इसका 1 है, तो यानी 1 का स्क्वायर, तो यानी 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, यानी 1 प्लस 1 प्लस 1 यानी क्या आ जाएगा √3 इसका मैग्नीट्यूड आएगा, और यही हमारा आंसर है। तो दूसरा सवाल क्या है, कह रहा है मैग्नीट्यूड ऑफ 2i कैप माइनस 7j कैप माइनस 3k कैप। तो b वेक्टर है हमारा 2i कैप माइनस 7j कैप माइनस 3k कैप। तो b वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, b वेक्टर का मैग्नीट्यूड होगा अंडर रूट 2 का स्क्वायर प्लस माइनस 7 का स्क्वायर प्लस माइनस 3 का स्क्वायर। तो देखिए किसी भी चीज़ का स्क्वायर होता है तो क्या हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है, नेगेटिव रहे तो भी। तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4, 7 का स्क्वायर प्लस 49 और 3 का स्क्वायर 9। तो ये हो जाएगा, देखिए 9 9 18, तो 58 और 4 62, यानी अंडर रूट 62 हो जाएगा। तो ये हमारा मैग्नीट्यूड आ गया b का। और इसी तरह मैग्नीट्यूड ऑफ c निकालना होगा अगर, तो c वेक्टर हमारा क्या था जी, c वेक्टर था 1/√3 i कैप प्लस 1/√3 j कैप प्लस 1/√3 k कैप। चेक कर लेते हैं, 1/√3 i कैप प्लस 1/√3 j कैप माइनस 1/√3 k कैप है, यहाँ माइनस है। चलिए तो इसको भी निकालते हैं। तो c वेक्टर का मैग्नीट्यूड अगर निकालेंगे तो क्या अंडर रूट 1/√3 का होल स्क्वायर प्लस 1/√3 का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस √3 का होल स्क्वायर होगा। तो ये 1/√3 क्या बन जाएगा, 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3। अब आपको मालूम है जोड़ने के लिए हम लोग क्या लेते हैं, एलसीएम लेते हैं, एलसीएम लेंगे 3 का एलसीएम तो 3 ही होगा, यानी हो जाएगा 3/3 यानी कट के 1, यानी अंडर रूट 1, यानी अल्टीमेटली √1 1 ही होता है, यानी 1 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अपना एक क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक है, तो पहला नंबर क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब आते हैं दूसरे नंबर क्वेश्चन पे, सेकंड नंबर क्वेश्चन पे। अब सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए ये कह रहा है राइट डाउन 2 डिफरेंट वेक्टर्स हैविंग सेम मैग्नीट्यूड, 2 डिफरेंट वेक्टर्स having same magnitude। तो देखिए दो अलग अलग वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड सेम हो, तो मान लीजिए मैं ए वेक्टर लिखा, ए वेक्टर को लिखा मैंने 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 4k कैप, ठीक। और एक वेक्टर मैंने v लिखा, v को लिख दिया मैंने 3i कैप प्लस 4j कैप माइनस 3k कैप। ये दो अलग अलग वेक्टर हैं, ठीक है, देखिए अलग अलग है ना, लेकिन इसका मैग्नीट्यूड सेम होगा, क्योंकि मैग्नीट्यूड ऑफ अगर आप मॉड ए निकालें तो ये हो जाएगा अंडर रूट 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस माइनस 4 का स्क्वायर, यानी आ जाएगा अंडर रूट 4 प्लस 9 प्लस 16, यानी अंडर रूट 29 आ जाएगा। अब b का मैग्नीट्यूड निकालें तो b का मैग्नीट्यूड हमारा क्या आएगा, अंडर रूट 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, सॉरी यहाँ पर 2 होगा, तो फिर प्लस माइनस 2 का स्क्वायर, तो यानी क्या हो जाएगा 9 प्लस 16 प्लस 4, 16 4 20 और 9 29, यानी √120। यानी देखिए आपका मैग्नीट्यूड सेम आ रहा है लेकिन वेक्टर्स क्या हैं, अलग अलग हैं। तो ये एग्जांपल हमारा
2 का हो गया कि 2 डिफरेंट वेक्टर हैविंग सेम मैग्नीट्यूड हमने ये बना दिया। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि राइट डाउन टू डिफरेंट वेक्टर्स हैविंग सेम डायरेक्शन, 2 डिफरेंट वेक्टर्स हैविंग सेम डायरेक्शन, 2 डिफरेंट vectors having same direction। तो 2 वेक्टर जिसका डायरेक्शन सेम हो, डायरेक्शन सेम होने का क्या मतलब है? डायरेक्शन सेम होने का मतलब है कि जिसका यूनिट वेक्टर सेम आए। तो यूनिट वेक्टर सेम आने का क्या मतलब है कि मान लीजिए ए वेक्टर हमने ले लिया और बी वेक्टर हमने ले लिया, 1/√2 i कैप यूनिट फाइंड 2 डिफरेंट वेक्टर्स हैविंग सेम डायरेक्शन, डायरेक्शन सेम होना चाहिए। तो अगर हम इसको लिख देंगे 2i कैप हाँ हम 1D में लिखते हैं ना, मान लीजिए कि 2i कैप लिख दें और इसको लिख दें 5i कैप। तो ये देखिए दोनों एक्स एक्सिस में जा रहे हैं, दोनों एक्स एक्सिस डायरेक्ट जा रहा है, लेकिन इन दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड अलग अलग है, ये 2 अलग अलग वेक्टर हैं। तो अब इसको आप ये भी एग्जांपल लिख सकते हैं। 2D में लिखना चाहें तो आप क्या कर सकते हैं, मान लीजिए कि आप लिख दें +3 या प्लस लिख दें, हाँ लिख दें +3j कैप +4k कैप। ठीक है, ये आपने लिख दिया। तो यहाँ 5 अगर आप लिखे हैं तो एक काम कीजिए, इसको 4 लिख दीजिए। ठीक है, 4, तो ये हो जाएगा 6j कैप और इसको लिख देंगे 8k कैप। तो ये देखिए 2 अलग अलग वेक्टर है, दोनों का मैग्नीट्यूड अलग अलग आएगा, लेकिन दोनों का डायरेक्शन सेम होगा। क्यों डायरेक्शन सेम होगा? क्योंकि इन दोनों का यूनिट वेक्टर आप निकालेंगे, यूनिट वेक्टर अगर निकालेंगे यानी ए कैप एंड बी कैप निकालेंगे तो वो दोनों सेम आएगा। अगर आपको लग रहा है इसको निकाल के देखना चाहिए तो आप इसको चेक कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई है, पसीना भी हो रहा है। थोड़ा सा फैन चला लीजिए। मंगल हारी